आफना जी, आपने अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कही कि आपको स्टेनलेस वाली जो रेड चिली है वो चाहिए। वो कितने कितने कंटेनर्स की और कितनी क्वांटिटी? 1500 टन के आसपास की आपने रिक्वायरमेंट बताई कि 1500 टन के आसपास आपको नहीं, चाहिए? ऑन द एवरेज में जो मैं कंटेनर एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंने उसकी क्वांटिटी बताई कि मैं 1000 से 1200 1500 कंटेनर का एक्सपोर्ट करता हूँ। एक कंटेनर की क्वांटिटी करीबन 20 मेट्रिक टन होती है। नहीं तो अभी तो अभी 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 मेरा अभी जो आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट सीजन जो पूरी हो गया, गई या तो अभी जैसे पूरी होनी है? मेरा, हाँ बताइए सर। अभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई या अभी आपको और नहीं, अभी रिक्वायरमेंट है? तो ये अगले 4 महीने की पूरी सीजन बाकी है सर, कोल्ड स्टोरेज की यानी ड्रॉप, आपको क्योंकि हमारा अगर अगर जो है अब तक जो स्टेनलेस एक हमारे ऐसा प्रोडक्ट है दर्शक, जिसकी 12 महीने की खपत रहती है। भावना जी, अगर जो हमारे दर्शक इस समय पर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे और जिसके पास में कोल्ड स्टोर के अंदर में आपकी रिक्वायरमेंट, तेजा की रिक्वायरमेंट जो आपकी है स्टेमलेस वाली, वो अगर रेड चिली अवेलेबल होगी तो आपसे संपर्क कर ले। जरूर करें। बिल्कुल। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं बिल्कुल उन लोगों को जरूर ये बताना चाहूँगा कि भावना जी की एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित तौर के ऊपर पे भावना जी से संपर्क किया जाए अगर आपके पास में बेस्ट क्वालिटी और इनकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो अगर मैच हो जाते हैं तो ये भी एक बड़ी चीज़ है, ये सहायता है किसानों को भी और साथ ही साथ कारोबारियों को भी। तो डेफिनेटली। ओवरऑल ओवरऑल जो इस समय पर चाइना की जहां तक बात आई, देखिए लाल मिर्च हमारा जो है वो मैक्सिमम चाइना को एक्सपोर्ट होता है और चाइना अभी पिछले एक महीने से लाल मिर्च का आयात नहीं कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर निकल करके आई है कि अभी ताइवान ने बहुत सारे कंटेनर मसालों के भारत के रिजेक्ट किए और उसके बाद में स्पाइस पोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर किया और सभी एक्सपोर्टर्स को एक नोटिफिकेशन के तौर के ऊपर पे इंस्ट्रक्शन वाली एक चिट्ठी भी लिखी कि आप पेस्टिसाइड्स एमआरएल्स का विशेष तौर के ऊपर पे ध्यान रखिए। चूंकि लाल मिर्च हैवी पेस्टिसाइड कंटेन करती है, एक सीजन के अंदर 30 जो स्प्रे हैं वो पेस्टिसाइड के फार्मर्स के द्वारा होते हुए देखे गए हैं। और तो ऐसे माहौल के अंदर में क्या आपको लगता है कि क्वालिटी यहां पर एक बड़ा इश्यू हो सकती है, उसका एक थ्रेट है बेडगी? और अगर हम अदर क्वालिटीज़ की बात करें, केडीएल की बात करें, तो वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की एक डिमांड है, उसकी बहुत हैवी क्वांटिटी आपकी एक्सपोर्ट भी नहीं होती है, तो उसके प्राइजेस अगर 50,000 रुपये से ऊपर चले भी गए हैं तो शायद मुझे लगता है कि बाजार के अंदर में इतना इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जबकि दूसरी जो लाल मिर्च की वैरायटीज़ हैं, अगर उनके प्राइजेस नीचे आते हैं तो किसानों को और कारोबारियों को सीधा तौर के ऊपर पे हिट लगेगा। बासु जी, इस पर आपका क्या टेक है? सर अभी आपने एक तो पेस्टिसाइड्स का बात किया सर। आई थिंक आप भी ग्राउंड रियलिटी समझते हैं एंड मैं आपको लास्ट पिछले साल मिला था, तब आपने भी ये शेयर किया, देखा था आपने कैसा कर्नाटक में हो रहा है और आपने एक अच्छा मुहिम भी चलाया। आई थिंक इट वाज वेरी गुड। तो इस पे तो सब लोगों को ध्यान रखना ही पड़ेगा। आई थिंक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस, हम लोग बिजनेस छोड़ के, क्योंकि हम लोग भी, हमारा बच्चे लोग हैं तो हेल्दी फूड देने का हमारा भी सोच रहना चाहिए। उस हिसाब से थोड़ा तो उसके उधर जाना ही चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये तो मेजर इशू हो गया पेस्टिसाइड्स। तो देखना है सर इसे कैसा सॉल्व करते हैं। मेरे हिसाब से आपका वो कैंपेन अच्छा था, तो इस हिसाब से छोटा छोटा एक स्टेप्स डालते जाएंगे ना, तो उस हिसाब से होगा सर ये। और जब पेस्टिसाइड्स का बात कर रहे हैं, तो दूसरे फार्मर जो रेनफेड पे, जो बारिश के पानी पे ही आधारित है, उनका पेस्टिसाइड्स यूसेज बहुत कम होता है सर। जो आप बोले 30 स्प्रे, मेरे हिसाब से हुबली एरिया में आगे तो आप 6 स्प्रे या 6 स्प्रे या फिर 8 स्प्रे से नहीं ज्यादा देखेंगे। ओके। नॉर्मली 4 to 5 स्प्रेज रहते हैं सर। ऐसे फार्मर्स को हम लोग और प्रोत्साहित करना चाहिए। आई थिंक उनको और प्रीमियम मिलना चाहिए, तो थोड़ा इंडस्ट्री भी बदलता जाएगा सर। मगर प्रेजेंटली पेस्टिसाइड्स का तो बड़ा इशू है सर, एज लेकिन अ मैंने हुबली बिजनेस के लिए हुबली भी, और एज अ आंध्र ब्रांड इंडिया प्रदेश, के लिए और कंज्यूमर के लिए भी। बिल्कुल हुबली और जो आंध्र प्रदेश का सटा हुआ जो एरिया है वहाँ पे हमने जब सर्वे किया तो काफ़ी हैवी क्वांटिटी के अंदर में वहाँ पे पेस्टिसाइड के सर्वे होते हैं। तरुण जी, इस समय हाँ पर सर। ओवरऑल सिनेरियोज को देखते हुए आपको क्या दिखाई देता है, आपको क्या लगता है जो ये इश्यूज हैं, चाइना का कि डिमांड नहीं आना, चाइना इस समय पर डिमांड नहीं निकाल रही है, तो उससे प्राइजेस क्या नीचे आएंगे, क्या लुढ़केंगे? नहीं सर, चाइना का सी अभी ये जो महीना है, चाइना भी जानता है, और ये महीना हर साल जो है चाइना की डिमांड मई के महीने में नहीं रहती है। हाँ। तो इस जो ये अभी डिपेंड करेगा, जब जून 15 के बाद
मार्केट्स खुलेंगे और इंडिया में मॉनसून का इनिशिएशन होगा, उसके बाद चाइना की डेफिनेटली डिमांड वापस आएगी, क्योंकि उन्होंने जब पिछली बार जो अभी पिछले 2 डेढ़ महीने में जब उनकी डिमांड आई थी वो उसी स्टैगर्ड वे में आई थी जैसे पहले आई थी। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स वाली जो बाइंग है, सी देखिए उनकी जो डिमांड का साइकिल है वो इस प्रकार है, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में उनका एक साइकिल रहता है। फिर मार्च में जो है वो ऑयल कंपनीज, मिड मार्च या एंड मार्च में जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, क्योंकि नॉर्मली अमूमन मार्च मिड के बाद से क्वालिटी डाउन होने लग जाती थी और मार्केट में पैरिटी बनती थी ऑयल कंपनीज की, तो ऑयल कंपनीज की अच्छी डिमांड बनी रहती थी। फिर अप्रैल में थोड़ी बहुत, मतलब मार्च अप्रैल में उनका काफी कम डिमांड रहता था। उस समय बांग्लादेश जो एक अनदर इंपॉर्टेंट बायर है वो हमारा बाइंग करता है। इसके बाद जब गुंटूर मार्केट बंद होता है 1 महीने के लिए, तब चाइना की अमूमन डिमांड नहीं रहती है, बिकॉज वो भी जो है जो विथ स्टेम चिल्ली के सबसे बड़े बायर हैं, क्योंकि वो जो बाय करते हैं हाईएस्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो डायरेक्ट फार्मर ग्रेड, जैसा गुंटूर मार्केट में आता है वैसा ही डायरेक्टली फार्मर ग्रेड एक्सपोर्ट हो जाता है। तो जब मार्केट में कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी, मार्केट बंद है, तो अभी चाइना के यहाँ से डिमांड नहीं आना लाजमी है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा जून 15 के बाद। इफ आपको याद हो, हमने करीबन फरवरी में डिस्कशन किया था, जब मैंने आपको बोला था कि चाइना की डिमांड जब आएगी देन मार्केट जो है, उस समय भी मार्केट 180 170 के आसपास आ गया था। फिर वापिस 15 मार्च से रैली किया जो कि 220 तक उस वो मार्केट को लेके गए, और अब जो है फिर से उनकी डिमांड, लेकिन ये जो टाइम है ये ऑलरेडी जो मार्केट क्लोज रहता है उसकी वजह से हम देख रहे हैं जून 15 के बाद अगर डिमांड नहीं आती है और स्लो आती है तो जरूर कोल्ड स्टोरेज की जो प्राइसिंग है उसमें करेक्शन आने के चांसेस लग सकते हैं। लेकिन एज टोल्ड स्टॉक बहुत ही कम है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले 50% भी आपको कोल्ड स्टोरेज में स्टॉक नहीं देखने को मिल रहा है। मैं कर्नाटक का आइडिया जरूर देना चाहूंगा, बट जहां तक आंध्रा तेलंगाना का सवाल है, वहां पे जो पिछले सालों के मुकाबले जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है कोल्ड में। तो एज आई सेड अर्लियर, जैसे ही डिमांड का पुश मिलेगा मार्केट रुकेगा नहीं। ये जो जिस हिसाब के इस साल क्रॉप थी उस हिसाब से, तो अगर नॉर्मल डिमांड ईयर रहता, अगर ये डिमांड टिमिड नहीं रहती और नॉर्मल डिमांड ईयर रहता, तो हमको सीड वैरायटी में करीब करीब 350 और तेजा वैरायटी में 300 के डंडीदार के भाव देखने को बहुत आराम से सीजन टाइम में मिल जाते। ये रीजन यही है कि हमारे को 70-80 रुपए की अभी तक तेजी देखने को मिली है, क्योंकि इस साल डिमांड साइड जो है इतना सपोर्ट नहीं, बट सप्लाई साइड का और भी कमजोर होना जो है वो उस मार्केट को नीचे नहीं ला रहा है। तो ओवरऑल चिली के सेंस में मैं कहूंगा जो नॉर्मल ईयर्स में एवरेज प्राइसिंग रहती है उससे नीचे तो इस साल कोई भी चांस है नहीं। इवन अभी अब से डिमांड नहीं भी आए ज्यादा, इनफैक्ट कम ही आए, और डोमेस्टिक का भी इतना खपत है हमारा, चाहे महंगाई हो चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, मिर्च एक ऐसा मसाला है जो हर घर इंडिया में यूज होता ही होता है। तो नमक के बाद दूसरी जो चीज है, नमक, दूध और मिर्च, वो तीनों सब भारतीय जो खान पान है उसके सबसे एसेंशियल कमोडिटी है। बिल्कुल। तो वो महंगाई आने के बाद भी एक स्टैंडर्ड जो खपत है इंडिया की, अगर नवंबर तक की वो ही पूरी कर ले अच्छे से हमारा स्टॉक जो इस साल का है, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो डिमांड अगर आई एक्सपोर्ट की तो डेफिनेटली यहाँ से आपको फिर से 50 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो अभी अभी क्या करना चाहिए? क्या स्टॉक की तरफ जाना चाहिए? क्या नई पोजीशंस की स्टॉक एक्चुअली अब स्टॉक की टाइम रहा नहीं, क्योंकि स्टॉकिस्ट के पास ही माल है। तो आइडियली अब जैसे जैसे की जो डिमांड है, क्योंकि अभी जो हाथ में जिनके पास स्टॉक है वो ऑलरेडी स्टॉकिस्ट के पास ही है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक 70-80 रुपीस की प्राइसिंग देख चुके हैं रैली। तो जब और उसके ऊपर अब वापस स्टॉक करेंगे तो रिस्क फैक्टर डेफिनेटली बड़ा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई आपकी, मनी जो फ्लो है, कैश फ्लो सिचुएशन है कंट्री की अभी वो भी स्लो है जो लोग व्यापार के पास। तो अभी आई थिंक वेट एंड वॉच, जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी परचेस करें। स्टॉक की सलाह मैं इस पार्ट पे नहीं देना चाहूंगा, जब जरूर फरवरी के टाइम पे स्टॉक की मैंने सलाह दी थी, और उस समय वो ऑप्टिमम टाइम था रखने के लिए माल। बासु जी, जिन स्टॉकिस्ट के पास में माल है और जिन किसानों के पास में माल है, अभी किसानों ने भी अपना वेयर हाउस के अंदर में काफ़ी माल लगाया क्योंकि उनको भी दिख रहा था कि एक तेजी आएगी। तो जिन किसानों के पास माल है, जिन स्टॉकिस्ट के पास माल है,
उन्हें लिक्विडेट कर देना चाहिए, मुनाफा घर ले जाना चाहिए, या अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, अभी इंतजार करें, मुनाफा बढ़ेगा? सर ये मैं अपना पिताजी की तरफ से बात कर रहा हूँ सर। जब भी मैं फार्मर को, जब भी इतना बड़ा प्राइस मिलता है ना सर, 50,000 60,000 छोटी बात नहीं है सर। फायदा आ रहा है तो ले लेना चाहिए सर। क्योंकि मैं एक नंबर बताता हूँ, 23-24 में ऐसे ही हुआ था सर। 50-60,000 था, फार्मर ने नहीं दिया, पिछले साल उसे ही 8,000 में दिया। तो जब भी पैसा बनता है, फार्मर देना अच्छा ही है सर। आई थिंक जो होल्डिंग कॉस्ट, कोल्ड स्टोरेज कॉस्ट, वो बढ़ते ही रहता है। तो ये बड़े प्राइजेस है, जब रिकॉर्ड पीक प्राइजेस है तो फार्मर आई थिंक शुड गो फॉर सेलिंग। तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन ही है सर। बिल्कुल, निश्चित तौर पे। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी, आप हमारे साथ बने रहे। बासु जी, आपने ये तमाम जानकारियां साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो कुल मिलाकर के लबोलुबाब निकलता है वो ये है कि अपर लेवल के ऊपर पे इस समय पर प्राइजेस हैं। इसके ऊपर कितना जाएगा बाजार, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चाइना की डिमांड के ऊपर पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि चीन एक बड़ा खरीदार है भारत की लाल मिर्च का। दूसरा, जिन किसानों के पास और स्टॉकिस्ट के पास माल है, उन्हें धीरे धीरे करके लिक्विडेट करना चाहिए, मुनाफा अर्जित करना चाहिए। कुछ फ्यूचर के लिए भी अपने पास में स्टॉक रखना हो तो रख सकते हैं, संभावनाओं के लिहाज से।